वेलकम टू बेनीवाल स्मार्ट स्टडी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेनीवाल स्मार्ट स्टडी पर। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तकनीकी विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 देखिए, क्योंकि उसमें डिटेल वाइज सॉल्यूशन बताया गया है जो आने वाले प्रश्नों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे प्रश्न हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे विधिक परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। आजकल कोई सा भी एग्जाम हो, तकनीकी विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो या स्टेट एग्जाम्स हो, कोई से भी एग्जाम हो, तकनीकी विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें आपको डिटेल वाइज सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो आप इनको ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। कोई सा भी एग्जाम हो, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। तो शुरू करते हैं सीरीज का 26वां और आज का पहला क्वेश्चन। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है प्रकाश तरंगी। प्रकाश तरंगे ऐसी तरंगे हैं जिनका ध्रुवीकरण नहीं होता। प्रकाश तरंगों के बारे में तो आप जान गए, अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में भी जान लीजिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगे वह तरंगे होती है जिनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक दूसरे के लंबवत होती है, यानी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे जिनका दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो, वो होती है अनुप्रस्थ तरंगे। तो आप उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे प्रकाश, ऊष्मा, उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हम किसी रस्सी को उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। एक लंबी रस्सी लीजिए, उसके सिरे को दीवार की कील पर बांधकर दूसरे सिरे को हाथ से ऊपर नीचे झटका दीजिए। उदाहरण के माध्यम से समझिए। एक दीवार है, उस पर कील ठोक के उस पर एक रस्सी बांधिए और उसको हाथ से झटका दीजिए। तो ऐसी वाली तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। झटका देने पर रस्सी ऊपर नीचे होगी, वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। जैसे समुद्र में लहरें चलती है, वो अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे हैं। अनुदैर्घ्य को भी समझ लीजिए ताकि उनमें डिफरेंस समझ आ सके, आने वाले क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अनुप्रस्थ तरंगे वह तरंगे होती है जिसमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा या उसके विपरीत दिशा में होता है, वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। या तो उसकी दिशा में होगा या विपरीत होगा, ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा, या तो उसकी दिशा में होगा या विपरीत होगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, प्रकाश, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अब और कुछ उदाहरणों के माध्यम से इनमें डिफरेंस समझ लीजिए अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में, ताकि एग्जाम टाइम पर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। रस्सी में उत्पन्न तरंगे किस प्रकार की थी? अनुप्रस्थ तरंगे। सेम उसी तरह से तालाब में पत्थर मारने पर जो तरंग उत्पन्न होती है वो भी अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुदैर्घ्य तरंग, एक दो उदाहरण और ले लो इसके भी, एग्जाम टाइम पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो स्प्रिंग होती है ना, तो स्प्रिंग के अंदर अनुदैर्घ्य तरंग होती है। वायु के अंदर उत्पन्न तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। लो, अनुदैर्घ्य तरंगों का एक और एग्जांपल आ गया। तो ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। अगला है, सोनार मुख्य उपयोग किया जाता है। तो सोनार एक प्रकार का यंत्र है जो समुद्री यात्रियों के द्वारा काम में लिया जाता है समुद्र के अंदर पता करने के लिए। अगला, संधारिता का ऐसा ही मात्रक है, यानी कि कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का मात्रक क्या है? फेरेड। और कूलाम क्या है? यह सीरीज के फर्स्ट पार्ट के अंदर अच्छी तरह से समझाया गया था, उसका पहला ही क्वेश्चन था, उसमें डिटेल वाइज समझाया गया है कूलाम क्या है, ओम क्या है। तो आप जाके देखिए उसको एक बार, डिटेल वाइज सॉल्यूशन में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। अगला है, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र क्या विक्षेपित करता है?
अल्फा एवं बीटा कणों को, किसको प्रदर्शित करता है? अल्फा एवं बीटा कणों को, मतलब दोनों को ही करता है। अगला है प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। जो बड़ी बड़ी दूरियां होती है उनको प्रकाश वर्ष के अंदर ही मापा जाता है, जैसे पृथ्वी की चंद्रमा से, पृथ्वी की सूर्य से, सूर्य की चंद्रमा से, ऐसे अलग अलग। अगला है 1 जूल बराबर है, तो 1 जूल किसके बराबर है? 10⁻7 अर्घ। अगला है बहुत ही अच्छा और समझने वाला क्वेश्चन, इसके एग्जांपल्स को लेकर, तो आपका एग्जांपल सहित इसमें डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। चिमटा या फ्राई टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो चिमटा किस प्रकार का उदाहरण है? तृतीय उत्तोलक का। तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि प्रथम उत्तोलक क्या होता है, द्वितीय उत्तोलक क्या होता है, और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ताकि एग्जाम हॉल में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है, तो आइए डिटेल में देखते हैं इनको। प्रथम प्रकार के उत्तोलक तो कौन कौन से हैं? कैंची है, प्लायर है, यानी आम भाषा में बोलते हैं प्लास, कील उखाड़ने की मशीन है, हैंड पंप है, शीशा झूला है। ऐसा झूला तो आपने गार्डन या पार्क में देखा ही है, दोनों तरफ बैठ के झूलते हैं, वो होता है शीशा झूला। तो वो किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम प्रकार का। शीशा झूला हो गया, हेड पंप हो गया, कील उखाड़ने की मशीन हो गई, प्लायर हो गया, कैंची हो गई, ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक है। आइए अब जरा द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों को भी देख लेते हैं। स्रोता हो गया, नींबू निचोड़ने वाली मशीन हो गई, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी हो गई। मार्केट या किधर भी बाहर जाते हैं तो ये तो आप देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत काम में ली जाती है सफाई कर्मचारियों द्वारा, और आमतौर पे ये ईंट भट्टों पे भी काम में ली जाती है, जिसमें यहाँ पे ईंटें रखी जाती है। आइए आप देखते हैं तृतीय प्रकार के उत्तोलक। चिमटा हो गया, पेचकस हो गया, नेल कटर हो गई, ये सारी आपकी देखी हुई चीजें हैं और कभी ना कभी काम में आती रहती है, और कहीं ना कहीं देखने को मिली जाती है। तो आपको जब भी ये चीजें दिखे तो आप बस दिमाग में ये चीज लेके आना कि ये पहले प्रकार का उत्तोलक है, द्वितीय प्रकार का है, तृतीय प्रकार का है। जैसे चिमटा में आते समझ लेनी चाहिए तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। तो ऐसे क्या चीजें याद रखने में आसानी रहती है और समझने में भी आसानी रहेगी, और एग्जाम में भी ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। अगला किसान का हल हो गया। तो आपको इतना कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तृतीय कौन सा है। वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट कर लीजिए और 1-2 बार स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, आपको सारे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 500 प्लस सारे क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से देख लिए तो आपको तकनीकी विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने में मजा आएगा। और कहने को तो सिर्फ 500 प्लस क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके डिटेल वाइज सॉल्यूशन में मान के चलिए 500 प्लस से कहीं ज्यादा है, और बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपको सारे क्वेश्चनों का डिटेल वाइज सॉल्यूशन मिलेगा। आप लगातार इनको ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। 2-3 बार चला के देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में क्या, आपको याद ही हो जाएंगे ये सारे। ये आलम हो गए सारे। और जिस जगह भार रखा जाता है वो भार हो गया, जैसे इसमें यहां पे भार रखा जाएगा, कैंची पे, स्रोता में यहां पे रखा जाएगा, चिमटे में यहां पे रखा जाएगा, तो क्या हो गया, भार हो गया। आयाम, जहां से अपन पकड़ते हैं ना वो आयाम हो गया। तो मैं आशा करता हूं स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आलम क्या होता है, भार क्या होता है,
आलम क्या होता है, भार क्या होता है, आयाम क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन के अंदर ये उत्तोलक वाला तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। तो आप इनको ध्यान से और डिटेल वाइज देखते रहिए, उनको नोट करते रहिए। जो ये जितने भी एग्जाम्पल आए ना, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए मोस्ट मोस्ट क्वेश्चनों का। और आपको हर एक वीडियो में 4-5 क्वेश्चनों में से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आपको डिटेल वाइज सॉल्यूशन मिलेगा, उनका तो चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। तो ध्यान से देखते रहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, पिंड का भार शून्य होगा। तो पिंड का भार शून्य कब होता है? पृथ्वी के केंद्र पर होता है, स्वतंत्र गिरने के दौरान होता है, अंतराग्राहिक अंतरिक्ष में होता है, या किसी घर्षणहीन सतह पर होता है। तो इसका राइट आंसर है स्वतंत्र गिरने के दौरान। किसी भी वस्तु को स्वतंत्र रूप से गिराएंगे तो उसका भार शून्य होगा। जैसे चलती हुई लिफ्ट की डोरी टूट जाए और वो स्वतंत्र रूप से नीचे आके गिरे एकदम से, तो उसका भार शून्य होगा। अगला है, रेक्टिफायर किसके परिवर्तन हेतु प्रयुक्त होता है? तो रेक्टिफायर का क्या यूज है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का। निम्न वोल्टेज उच्च वोल्टेज, ये किसके कार्य हैं? ट्रांसफार्मर के। किसके? ट्रांसफार्मर के। डीसी को एसी में, तो डीसी को एसी में कौन करता है? इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में। अगला है, ताप वैद्युत युग्म निम्नलिखित पर आधारित है। तो ताप वैद्युत युग्म किस पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। अगला है, फ्यूज तार में होना चाहिए। तो फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध तथा निम्न द्रव्यनाक। द्रव्यनाक यानी उसका गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न यानी कम। फ्यूज तार, इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च, और गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न। यानी कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होना, यानी कहीं पे भी शॉर्ट होने पर तार पिघल कर टूट जाए ताकि आगे की सप्लाई सेफ रहे। फ्यूज तार का उपयोग कहां करते हैं? अपने मीटर होता है ना, मीटर, उससे, और अपने घरेलू उपकरण होते हैं ना, घरेलू उपकरण, उसके बीच में लगाया जाता है फ्यूज, और उसके अंदर होता है फ्यूज तार, ताकि अत्यधिक भार बढ़ने पे या शॉर्ट सर्किट होने पे ये क्या हो जाता है? पिघल के टूट जाता है। तो अपने घरेलू उपकरण क्या है? सेफ रह जाते हैं। इसलिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो फ्यूज तार का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च, और गलनांक निम्न। गलनांक निम्न, प्रतिरोध उच्च। अगला है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 0.001 mm। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या होती है? तो 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा होती है उसकी विशिष्ट उष्मा। कुल उष्मा तो आप समझते हो, टोटल उष्मा, और गुप्त उष्मा जो उसके अंदर रह जाती है, उष्मा जो छिपी हुई उष्मा। अगला है अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर। एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है, तो क्या होता है? शून्य प्रतिरोधकता। एक अतिचालक में क्या होता है? शून्य प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता अत्यधिक रहेगी तो चालकता क्या होगी? कम, और प्रतिरोधकता शून्य रहेगी तो चालकता क्या होगी? अत्यधिक। यानी प्रतिरोधकता बढ़ने पर चालकता क्या होती है? कम, और चालकता बढ़ने पर प्रतिरोधकता क्या होती है? कम। अगला है प्रेरित्र यानी इंडक्टेंस की इकाई है। तो इंडक्टेंस की इकाई क्या है? हेनरी। ओम क्या है? फेरेड क्या है? कूलाम क्या है? इन सभी के बारे में डिटेल से बताया गया है 500 प्लस
क्वेश्चन की सीरीज के पार्ट फर्स्ट में। तो आप पार्ट फर्स्ट जाके देखिए, उसका पहला क्वेश्चन है जिसमें ओम क्या होता है, फेरेड क्या है, कूलम क्या है, इन सब के बारे में अच्छे से बताया गया है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उसको देख के आइए, उसको अच्छे से वॉच कीजिए, क्योंकि वो आपको आने वाले क्वेश्चंस के लिए बेनिफिट देंगे। अगला है घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है। तो घरेलू ऊर्जा मीटर को किसमें पढ़ा जाता है? तो किसमें पढ़ा जाता है? किलोवाट हावर्स में। अपने घरेलू बिजली का बिल आता है ना, उसकी रेटिंग किसमें आती है? किलोवाट हावर। किलोवाट हावर यानी तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किलोवाट हावर। KWH यानी किलोवाट हावर के अंदर आता है। अगला है जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग किसमें किया जाता है? धनात्मक प्रकार के डोपिंग में, ऋणात्मक प्रकार के डोपिंग में, या उपयोग दोनों में? तो किसमें किया जाता है? दोनों में। धनात्मक प्रकार और ऋणात्मक प्रकार और ऋणात्मक प्रकार दोनों ही प्रकार की डोपिंग में जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। डोपिंग क्या होती है इसके बारे में भी पार्ट फर्स्ट के अंदर बताया गया है, आप पीछे वाली वीडियो को जाके देख लेना, डोपिंग क्या होती है समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, जिन क्वेश्चनों में एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जा रहे हैं आप उनको नोट डाउन करते चलिए, या वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अच्छे से याद होने के बाद 1-2 बार आप इसकी स्पीड बढ़ा के देखिए, आपके माइंड में ऑटोमेटिक चीजें आएंगी कि डोपिंग क्या, नाम क्या है, ओम क्या है। अगला है टेलीविजन कैमरा ट्यूब कहलाती है। तो टेलीविजन ट्यूब क्या कहलाती है? तो टेलीविजन कैमरा ट्यूब क्या कहलाती है? फोटो ट्यूब कहलाती है, पिक्चर ट्यूब कहलाती है, पिकअप ट्यूब कहलाती है, और में से कोई नहीं कहलाती। तो इसका राइट आंसर है पिकअप ट्यूब कहलाती है। तो आप जरा इसके बारे में जान लीजिए, पिकअप ट्यूब होता क्या है। आजकल तो एलईडी चल गए, लेकिन फिर भी किसी ना किसी के घर में वो पुराना वाला टीवी तो होगा ही। तो उस टीवी के अंदर वो लंबी वाली ट्यूब सी लगी आई होती है, दूरबीन की जैसी, तो वही होती है पिकअप ट्यूब। आप नई टीवी को खोल के देखने की कोशिश मत करना। आप कभी ना कभी मार्केट में तो गए होंगे, तो टीवी रिपेयर वाले होते हैं ना, मैकेनिक, वहां पे बहुत सारी टीवी खुली हुई मिल जाएगी, तो उनमें देखना उनके पीछे लगा होता है दूरबीन सा, तो वही होता है पिकअप ट्यूब। अगला है ट्रांजिस्टर में काला बिंदु दर्शाता है। तो ट्रांजिस्टर में काला बिंदु क्या दर्शाता है? एनोड को दर्शाता है, बेस को दर्शाता है, कलेक्टर को दर्शाता है, या उत्सर्जन को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है कलेक्टर को। तो ट्रांजिस्टर आ गया, तो ट्रांजिस्टर के बारे में भी जान लीजिए। देखिए ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पीएनपी और एक होता है एनपीएन। पीएनपी और एनपीएन 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। अगला है जेनर डायोड में वोल्टेज कहलाती है। तो जेनर डायोड में वोल्टेज क्या कहलाती है? जेनर वोल्टेज कहलाती है, या ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाती है, या दोनों ही कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज किसे कहते हैं? जेनर डायोड की वोल्टेज। अगला है ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस यूनिट में व्यक्त की जाती है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? केवीए में। वाट ये पावर की होती है, किलोवाट ऊर्जा। तो अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है? डीसी होती है, एसी होती है, या दोनों होती है, या स्पंदित एसी होती है? तो इसका राइट आंसर है एसी। तो डीसी के बारे में भी जान लो, डीसी किससे पैदा की जाती है? डीसी जनरेटर से। एसी और डीसी आएगी तो इनके बारे में भी जान लो, डीसी क्या होती है, एसी क्या होती है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटर करंट, जो अपने घरों में बिजली आती है ना, वह है एसी अल्टरनेटर करंट। और डीसी है डायरेक्ट करंट, जो बैटरियों के अंदर जो विद्युत होती है वो है डीसी। एसी की वेवलेंथ साइन वेव, स्क्वायर वेव अलग अलग प्रकार की होती है, जबकि डीसी की वेवलेंथ ऐसी होती है। अगला है चालकता की यूनिट क्या होती है? मो पर मीटर होती है, ओम पर मीटर होती है, मो पर मीटर होती है। तो ओम प्रति वर्ग मीटर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि तो रेजिस्टेंस के अंतर्गत आता है ओम, तो रेजिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक है। तो इसका राइट आंसर है म्यू प्रति मीटर। अगला है चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर है, एम्पियर टर्न है, टेस्ला है। तो इसका राइट आंसर है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। वेबर तो समझ में आ गया, वेबर तो समझ गए। अब एम्पियर टर्न और टेस्ला भी समझ लो।
तो एम्पियर टर्न किसकी होती है? एमएमएफ, यानी चुंबकीय विद्युत वाहक बल, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। चुंबकीय विद्युत वाहक बल की क्या होती है? एम्पियर टर्न, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। टेस्ला, ये क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक या एसआई यूनिट, कुछ भी गलत की बात है। तो टेस्ला क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट। और चुंबकीय क्षेत्र का एक अन्य मात्रक सीजीएस के अंदर, सीजीएस, एमकेएस, ये प्रणालियां होती है ना मापतोल की, तो सीजीएस के अंदर क्या होता है? ग्रोस। तो सीजीएस के अंदर क्या होता है? ग्रोस। कहीं कहीं ग्रोस भी लिखा रहता है। तो ये थे इस सीरीज के पार्ट 2 के 25%। आई होप कि आपको डिटेल वाइज सॉल्यूशन बेहद पसंद आया होगा और बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। देखिए स्टूडेंट, कभी कभी जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं ना, तो आप इन चीजों को नोट डाउन करते रहिए और वीडियो को आप 2-3 बार वॉच कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद 1 या 2 बार आप स्पीड बढ़ा के स्पीड टेस्ट की जैसे इसको सोचने या देने की कोशिश कीजिए, आपके माइंड में ऑटोमेटिक आएगा टेस्ला क्या है, वेबर क्या है, एम्पियर क्या है, एसी क्या है, डीसी क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस 500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज को अच्छे से नोट्स बना के वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके उनको कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको टेक्निकल विज्ञान से रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चन आए किसी भी एग्जाम से, आप उनको मजे से कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।